कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। उम्मीद है कि प्रिपरेशन अच्छे दिशा में अगर आगे बढ़ रहा होगा आप सबका। तो हम लोग जो मानचित्रों के द्वारा भारत का भूगोल देख रहे थे, यूपीएससी, यूपीपीसीएस या अदर एग्जाम के लिए जितने भी एग्जाम होते हैं, उसमें हमने कल एक चैप्टर कंप्लीट कराया। केबीसी नैनो पब्लिकेशन से निकलने वाली जो पुस्तक होता है मानचित्रों के द्वारा भारत के भूगोल का अध्ययन। तो हमने कल भी कहा था कि अगर भारत के भूगोल का अच्छे से अगर आप अध्ययन कर लेते हैं, तो उससे कई सारे आईआर का क्वेश्चन, मतलब राज्य स्तरीय करंट अफेयर्स के साथ साथ आपको दिखाई पड़ेगा इकोनॉमिक्स वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा, और कई सारे ज्योग्राफी के प्रश्न आप सॉर्ट आउट करने के लिए इच्छुक हो जाएंगे या सक्षम हो जाएंगे। तो हमारा दूसरा चैप्टर था मतलब क्षेत्रीय परिषद के बाद हमने कल बताया क्षेत्रीय परिषद, तो हमने बताया कि नाम उसका समुद्री विस्तार कितना था, नॉटिकल मील किस नॉटिकल मील तक था, यह भी दिखाया। फिर हमने कल आपको समझाया था कि क्षेत्रीय परिषद की स्थापना कैसे हुई और पांचों क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है और कितने कौन कौन से स्टेट उसमें आते हैं और किस क्षेत्र में क्षेत्रीय परिषद नहीं है। जो 7-8 जो स्टेट था वो आपको पूर्वोत्तर भारत का, बाद में सिक्किम को 2002 में भी उसको पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद में ला दिया गया था। तो आपको दिखाई पड़ा कि क्षेत्रीय परिषद के अलावा हमने दिखाया राज्यों को देखा, राज्यों के बारे में हमने समझाया। इन राज्यों पर देखा जाए 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी है। इन राज्यों का जब हम देखें तो कई सारे जानकारी आपको दिखाई पड़ा। अब उसी जानकारी को आगे बढ़ाते हुए जो चैप्टर नंबर 2 है इस किताब का, कि समान भारत का समान परिचय, इंडियन जनरल इंट्रोडक्शन, अब भारत को हम समान तरीके से जानने का काम करेंगे इस चैप्टर में। फिर आगे जैसे जैसे चैप्टर बढ़ते जाएगा नॉलेज आपका बेस्ट होते चला जाएगा। तो इसमें देखेंगे तो देश का नामकरण, पहला छोटा सा शीर्षक है कि आर्यावर्त। तो आर्यावर्त आपको पता होगा कि आर्यों के आगमन, आप देखेंगे कि आर्यों का आगमन नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पाकिस्तान सब सिंध प्रदेश के क्षेत्रों में 1500 बीसी में हो गया था। और ये आप देखेंगे यूरेशिया, एशिया और यूरेशिया जहां तुर्की और यूरोप का हिस्सा है, उसी के आसपास में ये लोग रह रहे थे। और पशुपालन या पशुओं के चारा के लिए ही आप देख पश्चिम एशिया होते हुए और पाकिस्तान, ईरान, पाकिस्तान होते हुए भारत के क्षेत्रों में प्रवेश किया। तो आर्यों का देश या आर्यावर्त, ठीक है, यह आपको आर्यों के नाम पर आपको दिखाई पड़ रहा था। और आपको पता है कि आर्यों का जो भरत कबीला था उसका राजा था सुदास और जीतता है। अंततः इसका नाम भरत कबीला के नाम पर ही भारत पड़ गया। तो यह एक छोटा सा डाटा था। साथ में सिंधु नदी के क्षेत्र में ये सब सैंधव 7 नदियों के बीच में बसे हुए थे। तो जिसे ईरानियों ने हिंदू नदी तथा देश को हिंदुस्तान कहा। यह आपको हिंदुस्तान यह भी नाम है, इसमें आपको बहुत कुछ जानने की आवश्यकता नहीं, सब लोग जानते हैं। क्योंकि आप दूसरी तरफ देखेंगे कि इसे जम्बू द्वीप का भी नाम से जाना जाता है। जम्बू द्वीप आपका ये बौद्ध और जैन लोगों ने इसे बताया है। इसके पश्चात यूनानियों ने क्या किया, सिंधु नदी को इंडस तथा देश को इंडिया कह दिया। यूनानियों ने क्या किया, इसे इंडस और हमने कल भी आपको बताया था कि भारत किस अक्षांश के दृष्टिकोण से, तो हमने कहा था कि उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर के दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध के मध्य में स्थित है। एशिया महाद्वीप के दक्षिण का विस्तार है। दक्षिण में एशिया महादेश में आपको देखेंगे कि दक्षिणी विस्तार, आप मानचित्र को जब देखेंगे तो आगे दिखाई पड़ेगा। हमने कहा कि इसका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार, कल हमने आपको समझाया था कि भारत का अक्षांशीय विस्तार, तो आपको पता ही होगा कि अक्षांशीय विस्तार आप देखेंगे कि इसका जो है 0 डिग्री लाइन से जब आप बढ़ते हैं, 0 डिग्री लाइन
जो काल्पनिक रेखा है, भूमध्य रेखा जिसे कहते हैं, वहां से आप जैसे इक्वेटर से ऊपर जाएंगे तो 8 डिग्री 4 सेकेंड से लेकर 37.6, कल भी चर्चा किया था, 8 डिग्री 4 सेकेंड से लेकर 37.6 उत्तरी अक्षांश से लेकर 38 डिग्री 7 सेकेंड से लेकर 38 से 7 से आपको 97 डिग्री 25 सेकेंड पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। यह ध्यान रखने की जरूरत है। अगर आपको कहता है कि द्वीप, आपको द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी ध्यान रखना है, या फिर आप देखेंगे कि लक्षद्वीप को भी ध्यान रखना है, तो द्वीप को लेकर अगर आपको अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो आपको बताना है कि देखिए सर, अक्षांशीय विस्तार इसका 6 डिग्री 45 सेकेंड से लेकर 37 डिग्री 6 सेकेंड उत्तरी अक्षांश के मध्य। अगर आपको द्वीप को लेकर अगर पूछ रहा है तो आपको सीधा आना है 6 डिग्री 45 सेकेंड से आपको टाइम को इंक्लूड करना है। क्षेत्रफल हमने कल बताया था कि 3,28,000 32,87,200 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4 है। कितना है? 2.4 है। कल भी हमने आपको डाटा दिया था, तो यह ध्यान रखना है। और जो विश्व की आबादी है 17%, 17.5% विश्व की जनसंख्या, इतने कम विश्व के भौगोलिक क्षेत्र में आपको दिखाई पड़ेगा। और विश्व के मतलब जितने भी देश है उसमें 7वां पोजीशन पे भारत आप देखेंगे, भारत 7वां बड़ा देश है। तो ये चीज आपको दिखाई पड़ा, ठीक है, कोई दिक्कत, यहाँ तक बात अपने समझ में आ गया हो। 2.4 जो आपके काम के दृष्टिकोण से है। फिर हमने कहा कि उत्तर से दक्षिण विस्तार अब जाएंगे, तो उत्तर से दक्षिण जब चलते हैं हम लोग, तो जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी या लद्दाख वाला हिस्सा, वहां से कन्याकुमारी तक जाएंगे तो 3214 किलोमीटर आपको चलना पड़ेगा, 3214 किलोमीटर। और पूरा गुजरात से अरुणाचल वाला हिस्सा में 2933 आपको जाना है, 2933 किलोमीटर आपको चलना है, इतना हमने कहा। फिर हमने कल भी समझाया था कि भारत का स्थलीय विस्तार, अगर जलीय विस्तार को छोड़कर आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि 7500 मतलब 7516.6 किलोमीटर, यह कल बताया था। लेकिन जलीय सीमा को मिला के और जोड़ दिया जाए, जलीय सीमा को और मिला के जोड़ते हैं तो हमको दिखाई पड़ता है कि 15,106.7 किलोमीटर का डाटा आपको, यानी कि 15,000 लगभग 15,200 किलोमीटर का भौगोलिक एरिया आप निर्धारित कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो अभी तक इस चैप्टर में आपको क्या जानकारी मिला? पहला जो एग्जाम के दृष्टिकोण से है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार, अगर आपसे पूछ दे कि अक्षांशीय विस्तार द्वीप को लेकर, जितने अंडमान निकोबार द्वीप समूह लक्षद्वीप है, तो इसको लेके आपको नीचे आ जाना है, यानी कि 6.45 से लेकर 37 से लेकर 37 पॉइंट आप देखेंगे देशांतरीय विस्तार 37 से 37 डिग्री 6 सेकेंड तक आपको लेके चलना है। तो यह भी आपको क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं, तो यह आपको दिखाई पड़ेगा। इसके साथ साथ आप देखिए पेज नंबर 6 पर इस मानचित्र को देखा जाए और इसको भारत को हमको देखना है इसमें, तो आपको पता है कि यह जो लाइन है, यह जो है 0 डिग्री, यह काल्पनिक रेखा, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। आप देखते चलिए दक्षिण अमेरिका और उसके बाद अफ्रीका महादेश होते हुए आप देख पाएंगे कि यह इंडोनेशिया होते हुए आपको आगे बढ़ रहा है 0 डिग्री। एक काल्पनिक लाइन को खींचा गया है। इससे जस्ट उत्तर में आपको कहां देखना है? इससे उत्तर में, तो उत्तर में 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री नॉर्थ आप देखेंगे तो एक और काल्पनिक लाइन खींच दिया गया, जिसे कर्क रेखा अटलांटिक महासागर के होते हुए, और यह रेखा अफ्रीका महादेश अरब को टच करते हुए आप देख रहे हैं कि अरब को आगे बढ़ते हुए गुजरात से होते हुए निकलना, म्यांमार होते हुए आगे चला जा रहा है। तो आप देखेंगे पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर में। तो क्या दिखाई पड़ा? कल भी हमने कहा था कि जो कर्कवृत्त है
वह आपको, आप देखिए ग्लोब का एक फिगर आपको सामने फ्रंट दिखाई पड़ रहा होगा। इसमें आप देखेंगे कि 8 राज्यों, कल भी हम लोग चर्चा किए थे कि भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो यह आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है, कल भी हमने चर्चा किया था, तो कई बार पूछे जाते हैं। और इसमें आपको देखेंगे कि कौन सा सिटी, कौन सा एरिया, कौन सा शहर या महानगर किस अक्षांश पर है, किस देशांतर पर है। यहाँ से यूपीएससी या अदर एग्जाम में प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो हम लोग अब आपको देखिए, जब वर्ल्ड अगर पढ़ेंगे तो एक काम और आप लोग कर सकते हैं कि जीरो विषुवत रेखा से टोटल कितने देश, यह आपको ध्यान रखना है। तो एक बार देखिए, मैं आपको लिखाने से नहीं, आपका भी दायित्व होता है कुछ काम करे, तो जाके आपको विषुवत रेखा पे कौन कौन से देश हैं उससे आप क्या करें कि एक बार एक लाइन ड्रॉप करके उसे लिख देने का काम करें। दूसरा, फिर आप उसी तरीके से कर्क रेखा पे कौन कौन से देश हैं, यह भी आपको कौन कौन से सिटी गुजरा है, यह भी अगर आप लिख लेते हैं तो यहां से पूछने जाने वाले प्रश्न आपका क्लियर हो जाए। एक, फिर आप देखेंगे तो 23 साढ़े 23 डिग्री दक्षिण में जाएंगे तो मकर, अच्छा यहाँ पे हमने कहा कि 0 डिग्री, तो 0 डिग्री से आप जरा चलिए, यहाँ पे देखिए मालदीव दिखाई पड़ रहा है। तो 8 डिग्री चैनल आपको क्या है कि मालदीव और लक्षद्वीप के बीच में 8 डिग्री चैनल है। तो यहाँ आप एक चीज देख सकते हैं कि 8 डिग्री चैनल आपको दिखाई पड़ रहा है। तो आप जैसे हमने कहा कि द्वीप को नीचे अगर लेते चलते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को मिला के, तो हमारा जो अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 6 डिग्री 45 सेकेंड के आसपास में आपको शुरू हो जाएगा। 45 से आप देख पाएंगे 37 डिग्री तक आप देख पा रहे हैं। तो ये जो विस्तार है, ये जो हमारा भारत का विस्तार है, तो यहां से आप देखिए इस मानचित्र को, यहां से लेकर आपका ये एरिया, यह एरिया आपको दिखाई पड़ रहा है कि यह आपको इसी बीच में भारत जो है 30 से जब आगे बढ़ते हैं तो देख लीजिए कि ये इसी एरिया में आपको, तो भारत का पूछेगा आपको क्या, आपको अक्षांशीय विस्तार तो इसी अक्षांश में है। और आपको उत्तर और पूर्वी हिस्सा में है, ग्लोब के उत्तर और पूर्वी हिस्सा में एक चीज। और एशिया महादेश में और देखेंगे तो यह दक्षिणी हिस्सा में दिखाई पड़ेगा। यह भी आपको ध्यान रखने की मैप की बात हम लोग कर रहे थे, तो यह चीज। फिर हमने कहा कि आप जाएंगे, विश्व का मानचित्र का मूल्यांकन किया जाए तो 23.5 डिग्री साउथ में मकर रेखा आपको दिखाई पड़ेगा, मकर रेखा दिखाई पड़ रहा है। यह भी हमने कहा था कि ग्रीनविच टाइम हर देश का आपको अलग अलग दिखाई पड़ेगा। तो इसके लिए इंटरनेशनल जो संगठन है उसने क्या किया कि ग्रीनविच जो लंदन आपको दिखाई पड़ेगा, ब्रिटेन एक वेधशाला है वहां पे, वहीं से एक काल्पनिक रेखा देशांतर लाइन खींचा गया। ठीक है, अब यह देशांतर लाइन, यही देशांतर निर्धारित करता है कि आप अगर इसके पूरब जाएंगे या पश्चिम जाएंगे तो टाइम जोन कैसे बदलेगा। यह देशांतर लाइन ही आपको निर्धारित कर देगा कि किसी, अगर इससे पश्चिम जाते हैं तो टाइम में बढ़ोतरी होगा, इससे पूरब आएंगे तो टाइम में घटेगा। ये सारा चीज आपको यहाँ पे मैप पे, विश्व के मैप से समझना चाहिए। तो यहाँ से जो पूछे जाने वाले प्रश्न होते हैं आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अब देखिए कि आप भारत को अगर देखते हैं, देशांतरीय विस्तार की अगर बात कर रहे हैं, तो अभी हम लोग जस्ट कहे थे कि 68, हमने कहा था कि 68, देख लीजिए यह आपको 68 डिग्री 7 सेकेंड से लेके 97 25 पूर्वी देशांतर में है। तो 68 7, तो यहाँ पे आप चलते हैं देशांतर 68 7 से 97 25, या यहाँ पे आप आ जाएंगे, यह 60 है तो 60 के बीच में ही अगर लाइन ड्रॉप करेंगे तो यह लाइन आपका, ये वाला लाइन आपको दिखाई पड़ेगा। यहां से लेके 97 68 7 से 97 25, 97, अब देखिए 90 और 120 के बीच में है, तो 97 25, ये हो गया आपको 97
97 डिग्री 25 सेकेंड, इसी बीच में आपको भारत दिखाई पड़ रहा है। तो यह भी आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। अब कह रहा है कि भारतीय प्रायद्वीप जो है दक्षिण एशिया के 3 बड़े प्रायद्वीप, अरब प्रायद्वीप, भारतीय प्रायद्वीप और हिंद चीन प्रायद्वीप में सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। अब कह रहा है कि दक्षिण एशिया के 3 बड़े प्रायद्वीपों में भारत क्या है कि सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। जो पश्चिम में आप देखिए, पश्चिम में अरब प्रायद्वीप, पूर्व में हिंद इंडो चाइना प्रायद्वीप के मध्य तथा हिंद महासागर के सिरे पर। अब इसको जरा मैप को देखा जाए तो आपको क्या दिखाई पड़ रहा है कि अरब प्रायद्वीप ये वाला एरिया आपको दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। फिर आपको हिंद चीन ये वाला एरिया दिखाई पड़ रहा है। आप देखिए आसियान वाला हिस्सा पे आप ध्यान देंगे तो इसके ये 2 प्रायद्वीप के बीच में भारतीय प्रायद्वीप और नीचे हिंद महासागर, नीचे हिंद महासागर। तो देखिए एक ये प्रायद्वीप हो गया अरब प्रायद्वीप, और हिंद चीन जो प्रायद्वीप है आपको हिंद चीन प्रायद्वीप ये वाला एरिया हो गया, और नीचे देखेंगे कि हिंद महासागर है। इस तीनों के बीच में आपको दिखाई पड़ेगा भारतीय प्रायद्वीप। तो यह भी डाटा आपको थोड़ा सा समझना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। और एक चीज और कि 3 ओर से हिंद महासागर से घिरा है, यह आप मैप में देख रहे हैं कि भारत जो है, भारत को सुरक्षा चक्र बनाने का काम करता है हिंद महासागर। आप उधर आप देख पाएंगे कि बंगाल के खाड़ी और दूसरी तरफ अरब सागर। तो माथे पे देखेंगे तो हिमालय विराजमान है, और यह भी प्रोटेक्शन। आज तो माने कि किसी भी सीमा, किसी भौगोलिक सीमा को आप इतने टेक्नोलॉजी डेवलप हो गया है कि दुनिया के किसी भी भौगोलिक सीमा को आप पार कर सकती हैं, लेकिन आपको जब तक साइंस एंड टेक्नोलॉजी का विकास उस दायरे में नहीं हुआ था, तो भारत के प्रहरी के रूप में हिमालय जो है हमेशा सुरक्षा देने का काम किया है। तो दूसरी तरफ आप देख पाएंगे कि हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और आप अरब सागर को देखेंगे तो एक बहुत मनमोहक दृश्य दिखाई पड़ेगा, जो भारत को सेफ्टी कवच के रूप में काम करते हुए दिखाई पड़ेगा। यह आपको दिखाई पड़ा, ठीक है। यहाँ पे यहां तक। अब आया कि प्रायद्वीप कहा है कि वह स्थल का वह विस्तृत भूभाग जो समुद्र की ओर निकला हो और 3 ओर से जल से घिरा हो, प्रायद्वीप कहलाता है। प्रायद्वीप कह रहा है, प्रायद्वीप कहने का मतलब है कि जो 3 स्थल का वह विस्तृत भूभाग जो समुद्र की तरफ निकला हुआ हो। तो देखिए समुद्र की तरफ निकला हुआ है, आपका समुद्र की तरफ क्या है, निकला हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। एक दूसरा कि और 3 ओर से जल से घिरा हुआ है, 3 ओर से क्या है, जल से घिरा हुआ है। तो यह आपको भारतीय प्रायद्वीप के बारे में बता रहा है। अब देखेंगे तो इसको हिंद महासागर की ओर से दिखाई पड़ेगा, तो त्रिभुजा आकार का बनावट है, भारत का त्रिभुजा आकार का बनावट है। और इसमें पूर्वी बंगाल, पूरब की तरफ बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर देख पाएंगे आपको मानचित्र में। हिंद महासागर ने पश्चिम में स्थित यूरोपीय देशों और पूरब में स्थित पूर्वी एशियाई देशों, भारत के पश्चिमी तट और पूर्वी तट में मिलता है। साथ ही यह महासागर क्षेत्र में भारत को केंद्रीय की स्थिति प्रदान करता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वो आपको उतना काम का चीज नहीं है। अब कह रहा है, अब यहां कहा कि बंगाल के खाड़ी एवं पश्चिम में अरब सागर के माध्यम से भारत की तटीय सीमा बनता है, भारत की तटीय सीमा बनता है। यह देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसमें कहा है कि भारत के भौतिक चतुर्दिक सीमा अथवा चौहद्दी और देखेंगे तो चारों तरफ उत्तर में हिमालय पर्वत है, दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम में अरब सागर है, और उत्तर पश्चिम में हिंदू कुश श्रेणी और सुलेमान श्रेणी। अब देखिए हिंदू कुश श्रेणी अगर आपसे पूछता है तो इसे आप अफगानिस्तान के मानचित्र पर देख सकते हैं, और सुलेमान श्रेणी को देखना है तो आप पाकिस्तान में देख सकते हैं इस दोनों पर्वतों को। और आप एक चीज और जानकारी दे दें कि हिंदू कुश भारत का जो भौगोलिक सीमा बनाने के लिए पहली बार आप देखेंगे कि इतिहास में चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था, उस क्षेत्र को
भौगोलिक सीमा बनाने का काम किया था। वहां तक पहुंचने, उस भौगोलिक सीमा को प्राप्त करने के लिए अकबर जो मध्यकालीन बादशाह है वह भी प्रयासरत रहा, लेकिन वहां तक नहीं जा सका जहां के प्राचीन भारत में आपका भौगोलिक सीमा था। तीसरा, कि ब्रिटिश भारत में देखेंगे तो ब्रिटिश भी लगातार प्रयासरत थे उस भौगोलिक सीमा को प्राप्त करने के लिए। इसका मतलब है कि अफगानिस्तान, लगभग अफगानिस्तान का हिस्सा हमारे मतलब भारत का हिस्सा था, लेकिन आप 1900 देखेंगे कि अफगानिस्तान पहले ही स्वतंत्र हो चुका था, मध्यकाल में फिर वो स्वतंत्र था, लेकिन पाकिस्तान का जो हिस्सा था ब्रिटिश भारत में आते आते उसे अलग कर दिया गया अपने फायदे, ब्रिटिशरों ने अपने फायदे के लिए। अब हमने पिछला चैप्टर में बताया था कि भारत जो है दुनिया के 6 के बाद 7वां ऐसा देश है क्षेत्रफल के दृष्टि से। तो दुनिया में कौन इतने मतलब कौन कौन से महत्वपूर्ण देश है जो क्षेत्रफल में हमसे बड़ा है? तो क्षेत्रफल के दृष्टि से एक आपको पहला पे रखना है, रसिया को ध्यान रखने की जरूरत है। दूसरा चीन हो जाता है, तीसरा कनाडा हो जाता है, चौथा संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा, पांचवा ब्राजील, छठा ऑस्ट्रेलिया और सातवां बड़ा देश है, ठीक है, और आठवां अर्जेंटीना हो जाता है। तो जरा मानचित्र को आप देखिए, तो मानचित्र से आपको दिखाई पड़ जाएगा कि पहला आप देखिए यहाँ पे देख लेंगे तो आपको यहाँ दिखाई पड़ेगा ये वाला हिस्सा रसिया का है, कोई दिक्कत नहीं है, बात समझ में आ रहा होगा। दूसरा चीन को आप पड़ोसी है तो चीन को आप देख ही रहे हैं, दूसरा चीन हो गया। तीसरा आपको दिखाई पड़ेगा कनाडा, कनाडा, तो कनाडा जब जाएंगे तो 49 डिग्री लाइन, 49 डिग्री जो है अक्षांशीय लाइन जो है 49 डिग्री अक्षांशीय लाइन क्या करता है कि अमेरिका और कनाडा के बीच काल्पनिक रेखा खींचा गया है। इससे ऊपर वाला जो लाइन होगा वह कनाडा हो जाएगा। तो कनाडा आपको दिखाई पड़ेगा कि दुनिया का तीसरा क्षेत्रफल के दृष्टि से बड़ा देश है। उसके जस्ट नीचे आपको संयुक्त राज्य अमेरिका चौथा आपको दिखाई पड़ रहा है। पांचवा जब जाएंगे तो दक्षिण अमेरिका महादेश में ब्राजील है, यहाँ पे ब्राजील दिखाई पड़ेगा। तो ब्राजील पांचवा आपका हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक बात समझ में आ रहा होगा। छठा देखेंगे तो ये ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पे आप देख पाएंगे कि ऑस्ट्रेलिया मकर रेखा होकर वहां से निकला है, तो ऑस्ट्रेलिया आपको दिखाई पड़ेगा। और लास्ट में आपका भारत का छठा के बाद 7वां पोजीशन भारत का आता है और 8वां अर्जेंटीना का आता है। तो ये वाला हिस्सा आप यहाँ पे आप देख पाएंगे अर्जेंटीना को। विश्व स्तर पर डिब्बा बंद मांस का निर्यातक है अर्जेंटीना, बात समझ आ रहा होगा। तो यह चीज मानचित्र आपके लिए काफी उपयोगी साबित होगा अगर आप इस डायमेंशन में देखते चलते हैं, ठीक है। हमने कहा कि भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्र क्या है कि 32,87,200 इतना वर्ग किलोमीटर था। इसमें आपको पाक अधिकृत कश्मीर मतलब पीओके, जिस पर अभी चर्चा हो रहा है, माननीय विदेश मंत्री ने एससीओ समिट में कहा कि देखिए हम अब बात जो है बिलावल भुट्टो को, पाकिस्तान के विदेश मंत्री को सीधा कहा कि अगर हम भारत अगर बात करेगी तो ना कश्मीर पर बात होगा ना 370 पर बात होगी, बात अगर होगी तो पीओके पे ही बात होगा। और पीओके तो चाहिए क्योंकि उसके बिना भारत का मानचित्र क्या अधूरा है, बात समझ में आ रहा होगा। उधर अक्साई चीन और पीओके यह दोनों जरूरी है भारत के, और धीरे धीरे अपने कूटनीतिक बलबूते पे, सैन्य सामरिक रणनीति के बलबूते पे धीरे आज हो या कल हो भारत सरकार अपनी संप्रभुता, अपना जो भौगोलिक एरिया उसे पूरा करने का काम करेगा जो हमारे जरूरत का है। अब हमें पाकिस्तान की जरूरत नहीं है, लेकिन जो हमारे मस्तक को, जो हमारी शोभा है, मुकुट है, उसे तो चाहिए ही चाहिए। तो आप सब एग्री होंगे इस बात से। तो पाकिस्तान, फिर हमने कहा कि इतना हिस्सा अभी 74,114 वर्ग किलोमीटर आपको पीओके पाकिस्तान ऑक्युपाई कश्मीर के पास है। चीन को दे दिया था अक्साई चीन के पास, अक्साई चीन जो चीन के पास है वह 37,555 वर्ग किलोमीटर है। अब इसमें क्या हुआ, एवं पाकिस्तान द्वारा चीन को दिया गया क्षेत्र ट्रक्सगाम क्षेत्र भी शामिल है। यह सारा जोड़ के आपको हमने 32 लाख प्लस बताया था, यह आपको दिखाई पड़ेगा। तो क्षेत्रफल के दृष्टि से जब बात करें तो भारत यूरोपीय महाद्वीप, रूस को छोड़कर आपको दिखाई पड़ेगा, रूस को छोड़कर यूरोपीय महाद्वीप के बराबर है। रूस को छोड़ दीजिएगा, कनाडा, चीन एवं संयुक्त राज्य अमेरिका का लगभग 1/3 है। रूस का 5वां भाग है। रूस का हम लोग कैमा भाग है, कौन सा भाग है?
5वां भाग है। पाकिस्तान का 4 गुना बड़ा है हम लोग, पाकिस्तान से 4 गुना। फ्रांस से हम लोग 6 गुना बड़ा है, फ्रांस का जो भौगोलिक एरिया है उससे हम 6 गुना बड़ा है। जापान से 8 गुना बड़ा है, जापान से हम लोग क्या है 8 गुना बड़ा है हमारा भौगोलिक एरिया। जर्मनी से बोल रहा है कि 9 गुना है, और यूनाइटेड किंगडम और से 12 गुना, और बांग्लादेश से हम लोग 13 गुना। बांग्लादेश का भौगोलिक क्षेत्र का 13 गुना हम लोग बड़ा है। तो एक छोटा सा डाटा है कि अगर कह रहा है कि हम क्या है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत यूरोपीय महाद्वीप के बराबर है, यूरोपीय महाद्वीप के बराबर है रूस को छोड़कर। कनाडा और चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका, यह तीनों का अगर अलग अलग देखें तो 1/3 बनता है, तो यह भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है। और रूस का 5वां भाग है, रूस का बहुत बड़ा एरिया होता है। हमने जस्ट कहा कि रसिया सबसे बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं, फिर उसके बाद चाइना है, फिर कनाडा है, फिर अमेरिका है, फिर ब्राजील है, फिर हमने कहा कि रसिया, और फिर भारत है। तो यह देखेंगे। और फिर हमने कहा कि जनसंख्या की बात किया जाए तो कल भी हमने चर्चा किया था कि जनसंख्या में सेकेंड पोजीशन हमने रखा है 2011 के सेंसस के आधार पर। लेकिन अभी जो है आप दिखाई पड़ा कि नया जो आ रहा था यूएनओ का रिपोर्ट कि 142 करोड़ से अधिक हम लोग पार कर चुके हैं। तो 1 अरब 21 करोड़ प्लस ये हमारी 11 के सेंसस है, जो विश्व के जनसंख्या का 17.5% है। यहाँ पे हमने आपको समझाने का काम किया। क्षेत्रफल एवं जनसंख्या दोनों के दृष्टि से भारत दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा देश है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश आपको दिखाई पड़ेगा भारत। यहां तक के डाटा हमने समझाने का काम किया। अब आया कि भारत के साथ साथ आपको यह जो है अक्षांश और देशांतर, लेटिट्यूड एंड लैंगिट्यूड, दो ऐसे टर्मिनोलॉजी आपको दिखाई पड़ेगा। अक्षांश किसे कहते हैं और देशांतर क्या होता है, अक्षांश या देशांतर क्या होता है। तो आप मानचित्र को देखेंगे तो 0 डिग्री के पैरेलल आपको 0 डिग्री के पैरेलल दोनों अक्षांश उत्तर नॉर्थ और साउथ दोनों साइड में आपको दिखाई पड़ेगा। यह भी एक काल्पनिक रेखा है, काल्पनिक रेखा है। तो अब आया कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा। अब यह 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा अभी हम लोग विश्व के ग्लोब पर हमने देखने का काम किया, वह आप देख पाएंगे कि 0 डिग्री क्या करते हैं कि दुनिया को 2 हिस्से में, काल्पनिक रेखा है, 2 हिस्से में बांटने का काम करता है। एक को उत्तरी गोलार्ध और दूसरे को दक्षिणी गोलार्ध के रूप में जाना जाता है। तो आपको दिखाई पड़ेगा उत्तर और दक्षिण में बांटने वाली काल्पनिक रेखा है, जिसे भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। 0 डिग्री अक्षांश जो है, ये वाला जो लाइन आप देख रहे हैं, ये वाला जो लाइन है 0 डिग्री लाइन है, विषुवत वृत्त, यह आपको इसे आपको इक्वेटर लाइन भी कहते हैं, इक्वेटर लाइन कहते हैं। यहाँ पे आपको दिखाई पड़ेगा। और यह क्या करता है, साउथ नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर में बांटने का काम करता है यहाँ पे। अब यह विषुवत वृत्त हमने या विषुवत रेखा को समझ लिया। कोई पूछेगा कि विषुवत रेखा क्या है, तो बताना है कि ग्लोब पर एक काल्पनिक रेखा खींचा गया है, और वह काल्पनिक रेखा इक्वेटर के नाम से विषुवत वृत्त या विषुवत रेखा कहते हैं या भूमध्य रेखा कहते हैं। यह आप बताएंगे या समझाने का काम करेंगे। छोटा सा जानकारी किसी के इंफॉर्मेशन देना आपके लिए जरूरी हो जाता है। अब यह विषुवत वृत्त या इक्वेटर क्या करता है कि नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर के रूप में डिवाइड, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध के रूप में बांटने का काम करता है। अब उसके जस्ट नीचे आपका एक टर्मिनोलॉजी आया है अक्षांश, लेटिट्यूड, अक्षांश। तो यह भी एक काल्पनिक रेखा है। यह भी क्या है कि आपको अक्षांश भी क्या होता है कि काल्पनिक रेखा है। अब यह काल्पनिक पृथ्वी के सतह पर, हम लोग कहां बात कर रहे हैं, पृथ्वी के सतह पर विषुवत रेखा के समानांतर और पृथ्वी के चारों ओर पश्चिम से पूरब दिशा में क्षैतिज मतलब वर्टिकल रूप में खींची गई को इसे अक्षांश कहते हैं। अगर आपसे पूछ दे कि लैटिट्यूड क्या है, तो आपको बताना है कि पृथ्वी पर विषुवत रेखा के समानांतर, ठीक है, समानांतर पैरेलल पृथ्वी के चारों तरफ, यानी कि पश्चिम से रोटेशन के हिसाब से पश्चिम से पूरब की तरफ क्षैतिज वर्टिकल, आपको वर्टिकल खींचा गया लाइन ही अक्षांश कहलाता है। तो यह देख लीजिए कि यहाँ पे आपको दिखाई पड़ेगा 15 डिग्री पे यहाँ पे लाया गया अक्षांश लाइन। फिर आप देख रहे हैं कि कर्क रेखा के जस्ट ऊपर फिर 30 डिग्री पर खींचा गया है। और ये सब कोणीय दूरी होता है, कोण के आधार पर निर्धारित किया, सब पे डिग्री लिखा हुआ है, डिग्री मतलब कोण। फिर आपको 45 डिग्री आप देख रहे हैं, फिर आप 60 डिग्री देख पा रहे हैं, और आर्किक वृत्त से जस्ट ऊपर आपको 90 डिग्री दिखाई पड़ रहा है। दोनों मिलके 360 हो जाएगा जब पूरे को मिला देंगे तो।
यह आपको यहाँ पे हम लोग देख रहे थे। अब कह रहा है कि अक्षांश जो है विषुवत रेखा से उत्तर एवं दक्षिण दिशा में स्थित किसी भी बिंदु, वही कोणीय दूरी, आप वही बात कर रहा है कि अक्षांश पूछ दे तो विषुवत रेखा से उत्तर एवं दक्षिण दिशा में स्थित किसी भी बिंदु की पृथ्वी के केंद्र से नापी गई कोणीय दूरी क्या होता है? पृथ्वी से नापी किसी बिंदु का को नापी गई कोणीय दूरी, पृथ्वी के केंद्र से नापी गई कोणीय दूरी को हम लोग अक्षांश अक्षांश कहते हैं। जैसे 0 डिग्री अक्षांश से उत्तर एवं दक्षिण में स्थित अक्षांश रेखाएं कम सम उत्तरी अक्षांश रेखाएं नॉर्दर्न लेटीट्यूड और दक्षिणी अक्षांश रेखाएं साउदर्न लेटीट्यूड कहलाती है। अब कहलाती है तो आपको दिखाई पड़ेगा, यहाँ पे हमने जस्ट पीछे कहा था कि यहाँ अक्षांशों को अंशों, डिग्रियों, मिनटों और सेकंडों में भी मापने का काम करते हैं। आपको पता होगा कोई भी अक्षांश किसी भी अक्षांश को डिग्री में, मिनट में और सेकंड में नापने का काम करते हैं। यहाँ तक के इस आप देख पाएंगे कि पेज नंबर 7 आपको कह रहा है। ठीक है, अब 7 का ही जो लाइन है अब कह रहा है कि दो अक्षांशों के, आप पीछे भी जानकारी आपको देना ध्यान रखना चाहिए कि दो अक्षांशों के बीच की जो दूरी होता है वो 111 किलोमीटर होता है। यह क्वेश्चन आपको पूछा जा चुका है कि दो समानांतर अक्षांशों के रेखाओं के बीच की दूरी कितना किलोमीटर होगा? 111 किलोमीटर होता है। यदि विषुवत रेखा से 1 डिग्री के अंतराल पर अक्षांश रेखाओं को खींचा जाए तो उत्तरी गोलार्ध में 89 अक्षांश रेखाएं और दक्षिणी गोलार्ध में 89 अक्षांश रेखाएं होगी। इस प्रकार विषुवत रेखा सहित अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 179 होगा। पहला बात तो आपको बताना है कि सर दो समानांतर अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितना होगा? 111 किलोमीटर होता है, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आपको याद रखना चाहिए। पीबीआई है आपका क्वेश्चन है, कई बार छोटे से लेकर बड़े एग्जाम में पूछे गए। अब कहा कि दो अक्षांशों के 1 डिग्री के आधार पर टोटल लाइन नॉर्थ या साउथ में अगर आप खींचते हैं तो पाएंगे कि आपको दिखाई पड़ेगा कि 1 डिग्री पर जैसे बढ़ते जाएंगे तो 89 90 तक नहीं जाएगा, 89 और फिर 89, यानी टोटल आपको दिखाई पड़ेगा 1 नॉर्थ या साउथ अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितना हो जाएगा? 179 होगा। निम्न अक्षांश मतलब 0 डिग्री अक्षांश से उच्च अक्षांश 90 डिग्री अक्षांश रेखा की ओर जाने पर दिन और रात अवधि में अंतर होगा। अब यहाँ पे समझ लीजिए कि यदि आप 0 डिग्री से लेकर, अगर आप 0 डिग्री की तरफ हैं और 0 डिग्री में आप आगे जाना चाह रहे हैं इस तरफ, तो आपको दिखाई पड़ेगा 0 डिग्री से अगर आप 90 डिग्री की तरफ बढ़ रहे हैं इस तरफ, तो दिन और रात में आपको क्या करेगा कि अवधि में अंतर दिखाई पड़ेगा, अवधि में अंतर दिखाई पड़ेगा। यहां तक के बात हमने आपको समझाने का काम किया। अब आया अक्षांश के साथ साथ देशांतर, लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड देशांतर लाइन को हम लोग समझने का काम करेंगे कि देशांतर लाइन क्या है और इसके फायदे नुकसान क्या हो सकते हैं, यह देखने का हम लोग काम करेंगे अभी। अब देखिए हम लोग देशांतर लाइन। अब यहाँ पे आप देखिए कि उत्तर से दक्षिण दिशा, आपको नॉर्थ से साउथ ऊर्ध्वाधर, मतलब ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है हॉरिजेंटल के रूप में खींची गई काल्पनिक रेखा। यह क्या करता है कि यह नॉर्थ पोल और साउथ पोल कहते हैं, इसे नॉर्थ पोल उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाती है, इसे देशांतर कहते हैं। ऐसी काल्पनिक रेखा जो मैप पर या ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण खींचा गया हो, जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल उत्तरी ध्रुव को और दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली रेखा को हम लोग क्या कहेंगे? काल्पनिक रेखा को आपको बताना है कि सर देशांतर लाइन या देशांतर रेखा, देशांतर कहेंगे, क्या कहेंगे? देशांतर करने का काम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे दिखाई पड़ा, अब ये आपको देशांतर लाइन है, क्या है? प्रधान मध्याह्न रेखा 0 डिग्री। अब 0 डिग्री देखिए, पश्चिमी देशांतर रेखा और पूर्वी देशांतर रेखा। यहाँ पे देख लीजिए पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध और
पश्चिमी गोलार्ध दिखाई पड़ रहा है। तो यहाँ पे जब आप ये देख रहे हैं, इस पॉइंट को हम अवगत करेंगे कि सभी देशांतर रेखाएं क्या होता है कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा होता है। पूछ दे कि देशांतर लाइन, तो आपको बताना है कि देशांतर लाइन क्या, देशांतर क्या है। तो सीधा आपको बताना है कि सर, ग्लोब पर काल्पनिक रूप से नॉर्थ टू साउथ खींची गई रेखा है एक, जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने का काम करता है। तो यह आपको बता देंगे, तो आपको यहां से क्लियर हो जाएगा देशांतर रेखा। अब सभी देशांतर रेखाएं क्या करता है कि पृथ्वी के दो बराबर भागों में बांटने का काम करता है। ठीक है, दो बराबर भागों में बांटने का काम करता है। तो आप देखेंगे कि उसमें पश्चिमी देशांतर और पूर्वी देशांतर। तो हमने अभी जस्ट कहा कि भारत किस क्षेत्र में है, आपको पूर्वी देशांतर के हिस्से में भारत पड़ता है। देशांतर हमारा क्या है, पूर्वी देशांतर में भारत का आपको मानचित्र पर दिखाई पड़ेगा। यहां तक हमने आपको समझाने का काम किया है। 0 डिग्री देशांतर से 180 डिग्री देशांतर तक पूर्व एवं पश्चिम में स्थित देशांतर रेखाएं क्रमशः पूर्वी देशांतर रेखाएं, ईस्टर्न लॉन्गिट्यूडनल लाइन एवं पश्चिमी देशांतर रेखाएं वेस्टर्न लॉन्गिट्यूडनल लाइन कहलाता है। अब देख लीजिए यहाँ पे कह रहा है कि 0 देशांतर से 180 देशांतर, 0 से लेकर 180 देशांतर पूर्व और पश्चिम में स्थित देशांतर को क्रमशः पूर्वी देशांतर और पश्चिम में स्थित देशांतर को पश्चिमी देशांतर। इसी बीच में कोई देश होगा, इसी बीच में कोई देश आपको दिखाई पड़ेगा। जब आप भारत को देखते हैं तो आपको पूर्वी देशांतर में हम लोग देख पाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहां तक समझ में आ रहा होगा, ये चीज आपको याद रखने की आवश्यकता है। यहां तक अब कहा है कि 0 डिग्री देशांतर के पूर्व तथा पश्चिम दिशा में स्थित पृथ्वी का भाग क्रमशः पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध कहलाता है। पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध कहलाता है। तो पूरे मानचित्र को देखेंगे तो या तो भारत पूर्वी गोलार्ध में है, तो दो हिस्सों में 0 डिग्री से आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि 0 डिग्री देशांतर जो लाइन गया है, उस लाइन से पूरब आप चलिए तो पूर्वी देशांतर, पश्चिम चलिए तो पश्चिमी देशांतर के रूप में आपको याद रखने की आवश्यकता है। यहां तक बात समझ आ रहा होगा। अब यहाँ 0 देशांतर रेखा को, जो 0 देशांतर रेखा, ये जो लाइन है, जरा मानचित्र को नीचे किया जाए, 0 डिग्री जो लाइन है, 0 देशांतर रेखा को प्रधान, देखिए 0 देशांतर रेखा को प्रधान या मुत्तर रेखा, प्राइम मेरिडियन कहा जाता है। अगर आपसे पूछ दे कि 0 देशांतर प्रधान या मुत्तर रेखा क्या है या प्राइम मेरिडियन रेखा क्या है, तो आपको बताना है कि सर, यह 0 देशांतर रेखा है। क्या है? 0 देशांतर रेखा है। यह काल्पनिक रेखा है जो ग्लोब पर दुनिया को दो गोलार्ध में पश्चिमी देशांतर और पूर्वी देशांतर में, सॉरी, दो हिस्से में पश्चिमी देशांतर रेखा, पश्चिमी देशांतर और पूर्वी देशांतर में बांटने का काम करता है। और यह जो लाइन खींचा गया, 0 डिग्री जो लाइन खींचा गया है, आपको दिखाई पड़ रहा होगा, यह लंदन, ये पीछे भी हमने चर्चा किया था कि यह रेखा लंदन, ब्रिटेन के ग्रीनविच शहर से होकर गुजरती है। कहां से? पूछा जाए आपसे कि प्रधान या मुत्तर कहां से गुजरती है, यह क्वेश्चन आपको पूछा जा चुका है। यहां से प्रश्न पूछे जा चुके हैं आयोग के द्वारा, छोटे एग्जाम से बड़े एग्जाम में, कि प्रधान या मुत्तर रेखा कहां से गुजरी है। तो आपको बताना है कि लंदन ब्रिटेन के ग्रीनविच शहर से होकर गुजरती है, शहर से होकर गुजरती है। और यही जो आपका 0 देशांतर रेखा है, दुनिया को टाइम बांधने में, टाइम निर्धारित करने में मददगार साबित होता है। तो अगर पूछ दिया जाए कि सबसे अधिक टाइम निर्धारण का जो एरिया है, अधिक टाइम किसके पास है, टाइम जोन, तो रसिया के पास है। 11 टाइम जोन है उसके पास। कितना है? 11। यह भी प्रश्न किसी एग्जाम में यूपीएससी, यूपीपीसीएस इत्यादि में पूछा गया है। तो आपको बताना है कि जो देशांतर लाइन है वह लंदन के ग्रीनविच शहर से होकर गुजरता है, जो संपूर्ण विश्व के समय का निर्धारण किया गया है। इसलिए 0 देशांतर रेखा या प्रधान या मुत्तर रेखा को ग्रीनविच रेखा के नाम से भी जाना जाता है, ग्रीनविच रेखा के नाम से जाना जाता है। तो आपको देशांतर रेखा समझ में आ गया होगा, समझ गए होंगे एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है, तो सीधा पूछा जाएगा कि प्रधान या मुत्तर या 0 डिग्री देशांतर लाइन कहां से गुजरा है, तो ग्रीनविच, लंदन के ग्रीनविच से, इसलिए ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। और यही मेन आपको समय निर्धारण के लिए उपयोगी
साबित हो जाता है। यहां तक। अब यहां के बाद आपको आपका जो टॉपिक दिखाई पड़ रहा है, उस टॉपिक को आप देखेंगे तो पाएंगे कि वहां दिखाई पड़ रहा है भारत की अवस्थिति पर अक्षांशीय एवं देशांतरीय प्रभाव, कि भारत जो अपना है प्यारा भारत, उस पर अक्षांश और देशांतर का क्या प्रभाव पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आपको दिखाई पड़ रहा होगा। तो हम लोग देखते हैं कि हमारे देश पर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, हमारे देश पर इसका क्या इफेक्ट होगा। तो देखते हैं कि क्या अक्षांश और देशांतर का कुछ प्रभाव हमारे देश पर हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यहां हम देखेंगे कि भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के उत्तर भारत की मुख्य भूमि दक्षिण से उत्तर एवं पश्चिम से पूर्व दिशा में क्रमशः आपको दिखाई पड़ेगा। अब यहाँ पे एक चीज आपको देखना चाहिए कि 8 डिग्री से लेकर 8 डिग्री 4 सेकेंड से 33 डिग्री 6, और यह है क्या, उत्तरी अक्षांश एवं 68 से 97-25 पूर्वी देशांतर के मध्य। अब एक थोड़ा सा आप इसको एक छोटा सा आप ऐसे समझ लिया जाए, एक छोटा सा मैप मैं आपको बना रहा हूं ये। तो आप मैप को जब आप देखेंगे, इस मैप को देखा जाए, इस मैप को देखने के बाद आपको दिखाई पड़ेगा कि भारत जो है, भारत है कहाँ भाई, तो पहला दिखाई पड़ा आपको कि उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश हम लोग देखते हैं, उत्तरी अक्षांश। पहले हम लोग उत्तरी अक्षांश को ऐसे समझिए, अब हमारा ये वाला लाइन है, ये उत्तरी अक्षांश वाला लाइन है। तो लाइन गया कहां से, एक तो उत्तरी अक्षांश हम लोग देख समझ गए हैं कि भाई यहाँ पे 8 डिग्री 8 डिग्री 4 सेकेंड से लेकर 37-6 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में भारत स्थित है एक। अब कहा फिर देशांतर का लाइन ढूंढना है आपको, देशांतर लाइन आपको देखना है। तो देशांतर लाइन जब आप देखेंगे, तो देशांतर लाइन देखने के बाद आपको पता चलेगा कि भारत अब देशांतरीय लाइन का आप ढूंढना आप शुरू करेंगे। तो यहां से आप एक लाइन ड्रॉप कर लीजिए भारत के लिए। जब लाइन देखेंगे तो दिखाई पड़ा कि देशांतरीय विस्तार आपको दिखाई पड़ा कि 68 डिग्री मैंने पीछे भी बताया, 68 डिग्री 7 सेकेंड से लेकर आपको से लेकर 97 डिग्री 25 सेकेंड पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। हम लोग पूर्वी देशांतर और उत्तरी अक्षांश हमने देख लिया, अक्षांश और देशांतर के बीच हमारा ये भारत का भूगोल स्थित है। ठीक है, यहां तक के बाद हमने आपको समझाने का काम किया। अब जो इसका विस्तार कह रहा है, अगला जो लाइन कह रहा है कि देखिए यह इसका बनावट चतुष्कोणीय है। चाहे आप तमिलनाडु से लद्दाख देख लें या फिर अरुणाचल से लेके आप दिखाई पड़ेगा गुजरात तक का, और गुजरात और अरुणाचल के बीच में समय का जो डिस्टेंस आता है 2 आवर्स का समय आएगा, 2 घंटे का। तो अगर 6 बजे वहां दिखाई पड़ रहा है तो 8 बजे आपको गुजरात में सूर्य का प्रकाश दिखाई पड़ेगा। तो यह दिखाई पड़ रहा है कि चतुष्कोणीय है। तो दूसरी तरफ से जो प्राचीन भूगोलवेता था स्ट्रैबो, उसने कहा, स्ट्रैबो ने कहा कि यह आपको, स्ट्रैबो ने कहा कि पतंग के समान दिखाई देता है। यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है। फिर जब आगे बढ़ते हैं तो आपका लाइन है कि अगर कर्क रेखा को आधार मान लिया जाए, कर्क रेखा को आपको आधार मान लेते हैं, तो इंदिराकौल, लद्दाख का एक जगह है इंदिराकौल, तथा कन्याकुमारी अंतरिप तमिलनाडु को शीर्ष मानते हुए 2 त्रिभुज की रचना हो जाएगा, और आकृति आपको त्रिभुज के आकार का दिखाई पड़ेगा। अगर आप यह आधार मानते हैं, किसको आधार मानते हैं, अगर आप कर्कवृत्त को मानते हैं तो अब दक्षिण पूर्वी भाग में अब अरब सागर में स्थित है। कहा कि आपको दिखाई मानचित्र पर देखेंगे तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है दक्षिण पूर्वी हिस्से में है, आपको पूर्वी हिस्से में आपको जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, उसके बाद पोर्ट ब्लेयर उसकी राजधानी है। तो आपको देखेंगे बंगाल की खाड़ी की तरफ लक्षद्वीप जिसकी राजधानी कावा रहती है, या आपको यहाँ देख पाएंगे इसकी भी यूटी है आपका, या इसकी प्रशासन आपको राष्ट्रपति महोदय निर्धारित करते हैं या उनके द्वारा नियुक्त लोगों के द्वारा चलाया जाता है। तो यहाँ देखेंगे कि यह लक्षद्वीप आपको अरब सागर में स्थित है, अरब सागर में। तो परवाल द्वीप है, यह कैसा है, लक्षद्वीप आपका परवाल द्वीप है। यह भी कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। यहाँ तक की बात समझ में आ रहा हो। अब कह रहा है
कि अगर द्वीप समूह के मिलाकर उत्तरी और दक्षिणी विस्तार देखा जाए तो फिर वही बात आ रहा है कि 6 डिग्री 45 सेकेंड उत्तरी अक्षांश बंगाल की खाड़ी में अवस्थित इंदिरा पॉइंट से लेकर आपको 37.6 उत्तरी अक्षांश इंदिरा कॉल के मध्य है। अब आया कि अगर आप द्वीप को लेकर बताते हैं तो आपको बताना चाहिए कि सर द्वीप को लेकर 6 डिग्री 45 सेकेंड उत्तरी अक्षांश बंगाल मतलब बंगाल की खाड़ी में हम लोग इंदिरा कॉल इसलिए मान रहे हैं कि कर्क रेखा को हमने आधार बनाया है, उसको ध्यान में रखते हुए। और ऊपर की तरफ जाएंगे तो 37.6 उत्तरी अक्षांश इंदिरा पॉइंट और इंदिरा कॉल के मध्य में भारत स्थित है ये। अब इसके जस्ट नीचे, अब इसके नीचे जो आपका पूछा है प्रमुख सीमांत क्षेत्र मतलब उत्तर, नॉर्थी, पूरा, पश्चिम में मेन अंतिम बिंदु या कौन कौन से हैं, तो आपको बताना है कि सर पश्चिम का, आपको बताना चाहिए कि पश्चिम में सीमांत बिंदु कौन है गुजरात का। आपको गुजरात में जाएंगे तो कुहार माथा भी बोलते हैं इसको, कुहार मोती गुजरात का है सबसे अंतिम बिंदु, आपको पश्चिम में दिखाई पड़ेगा। अब पश्चिम है तो पूरब जाइए, पूरब में आपको दिखाई पड़ेगा कीबीथू, या इसे जैसे अभी जस्ट हमने आपको पीछे चर्चा किया था कीबीथू के लेकर कि पहले इसे माना जाता था अरुणाचल का यह अंतिम गांव है, लेकिन गृह मंत्री जी ने कहा कि भारत का यह प्रथम गांव है। कीबीथू क्या है कि भारत का प्रथम गांव है, तो आपको चर्चा में था यह न्यूज, आपको चर्चा में, तो उस एरिया के चीजें तो आपको जानकारी होना ही चाहिए। एक तीसरा इसमें कहा कि दक्षिणतम, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो इंदिरा पॉइंट। कहाँ है इंदिरा पॉइंट, है कहाँ यह इंदिरा पॉइंट, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अगर आप पश्चिम जाएंगे, पश्चिम में आपको चलना है तो गुजरात जाइए, अंतिम जगह आपको दिखाई पड़ेगा गुहार मोती या मोथा या गुजरात। पूरब में अगर चलिएगा तो अंतिम गांव या अंतिम आपको जगह दिखाई पड़ेगा भारत का कीबीथू, यह भी दिखाई पड़ेगा। दक्षिण में चलिएगा तो दक्षिण में आपको दिखाई पड़ेगा अंतिम बिंदु सीमांत बिंदु इंदिरा पॉइंट है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, यहाँ पे। अब मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु क्या है, कन्याकुमारी है। और उत्तर का सीमांत बिंदु उत्तर में देखेंगे तो इंदिरा कॉल लद्दाख में है। इंदिरा कॉल क्या है, तो आपको भारत के उत्तर, पूरा पश्चिम, उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम के अंतिम बिंदुओं पर भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारा देश का अंतिम बिंदु कौन कौन सा एरिया है, उत्तर में लास्ट में कौन है, दक्षिण में कौन है, पूरब में कौन है और पश्चिम में कौन है। एक छोटी सी बेसिक जानकारी आपको भारत के बारे में होना चाहिए। ठीक है, अब कहा है कि भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार, अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार, कहने का मतलब है अक्षांश के विस्तार और देशांतरीय विस्तार लगभग बराबर है। अक्षांश और देशांतरीय विस्तार आपको लगभग बराबर है, विस्तार लगभग समान है। 30 डिग्री कितना, 30 डिग्री कितना है, 30 डिग्री, ध्यान रखिएगा। अब फिर इससे पश्चिमी सीमांत बिंदु से पूर्वी सीमांत बिंदु की दूरी होता है, यह दूरी आपको 2933 किलोमीटर। आगे भी पूरा पश्चिम की जो दूरी है हमने पीछे चर्चा कर रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, बात समझ आ रहा होगा। तो कह रहा है कि उत्तरी और दक्षिणी विस्तार और पूर्व पश्चिम विस्तार के बीच मात्र अंतर कितना है, 281 किलोमीटर का है। ठीक है, 281 किलोमीटर का है, बस इतना ध्यान रखिएगा। अब फिर कहा इस पेज पे कर्क रेखा जो आपको 23.5 डिग्री दिखाई पड़ रहा है, कि 23.5 डिग्री जो गुजरात से खींचा कर रहा है, काल्पनिक रेखा है। इससे टोटल 8 राज्य, टोटल कितने राज्य गुजरे हैं, 8 राज्य, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश बताइए आपको, छत्तीसगढ़ कल भी बताया था, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, कोई दिक्कत नहीं होकर गुजरती है। इसके साथ ही रेखा पश्चिम बंगाल एवं त्रिपुरा के मध्य पड़ोसी देश बांग्लादेश से भी, और देखिए भारत के राज्य के बाद अगर बात कर रहा है तो आप देखेंगे कर्क रेखा कि बांग्लादेश से होकर एक देश है आपका बांग्लादेश, पड़ोसी देश है। और हम लोग पड़ोसी देश से कितना बड़ा है, 13 गुना बड़ा है। हम लोग क्या है कि 13 गुना बड़ा है। तो यहाँ आपको दिखाई पड़ा कि आप देख पा रहे हैं कि यह बांग्लादेश से होकर भी गुजरता है, तो यह ध्यान रखने की जरूरत है। फिर आप
पेज नंबर 8 को ही हम लोग देख रहे हैं। तो पेज नंबर 8 पर आपको दिखाई पड़ रहा है कि यहाँ पे भूमध्य रेखा यानी विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर दो देशांतर के बीच की दूरी में कमी आएगा। अब कहा कि अगर आप भूमध्य रेखा पे खड़े हैं, ठीक है, किसी भी देश में अगर वहां से आप ऊपर जाना चाहते हैं, उत्तर जाएंगे, तो आपको जो देशांतर लाइन है, दो देशांतर लाइन जो होगा आपका, दो देशांतर लाइन के बीच की दूरी में कमी होती है। इसका मुख्य कारण यह है कि सभी देशांतर रेखाएं ध्रुवों पर एक ही बिंदु में मिलती है। अब पूछेगा कि भूमध्य रेखा से ऊपर जब हम बढ़ते हैं, उत्तर की तरफ बढ़ते हैं, तो दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी, और कितना था, 111 किलोमीटर हमने पहले बताया था। तो दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी में कमी आने का क्या कारण है, तो बताना है कि आंसर की सर देखिए, सभी देशांतर रेखाओं, इसका आंसर देंगे, आप जवाब देंगे कि सर सभी देशांतर रेखा क्या होता है कि ध्रुवों पर एक ही बिंदु पर मिलता है। ध्रुव पर जाके क्या होगा कि एक बिंदु पर मिल जाएगा। विषुवत रेखा पर देशांतर रेखाओं की अधिकतम दूरी 111.33 किलोमीटर दूरी होती है, 111 पॉइंट विषुवत रेखा पर। और लेकिन आप जैसे जैसे उत्तर चले जाएंगे तो उसकी दूरी क्या होगी, कम होते जाती है। इसके पीछे कारण है कि ध्रुवों पर एक ही बिंदु पर सारे देशांतर लाइन क्या होता है कि मिल जाता है, इसलिए आपको दूरी में कमी दिखाई पड़ेगा। तो यहां तक के बात आप समझा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमने कल भी कहा था कि कर्क रेखा पर कोई राजधानी या कोई सिटी बसा हुआ है, तो यह भी ध्यान रखना चाहिए, वहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। यही बात आपको यहाँ दिखाई पड़ रहा होगा। कर्क रेखा झारखंड और गुजरात की राजधानियां कम से कम रांची, दो देखिए आपको लिखा हुआ है कि रांची एवं गांधीनगर से होकर गुजरती है, जबकि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है। आपको ध्यान रखना है कि दो ऐसी राजधानियां हैं कर्क रेखा पे, आपको गांधीनगर गुजरात की राजधानी और रांची दोनों कर्क रेखा पर है। लेकिन आप एक लाइन और याद रखना है कि मध्य प्रदेश जो है, मध्य प्रदेश की राजधानी जो भोपाल है, वह आपको कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है। यह क्वेश्चन आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। अब एक और चीज है कि कौन सी पूछ दिया जाए कि कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को दो बराबर भागों में बांटने का काम करता है, तो आपका जवाब आना चाहिए कि सर माही नदी ऐसी नदी है कि कर्क रेखा को दो बराबर भागों में बांटने का काम करता है। तो यहाँ पे आपको माही नदी को भी याद रख लेना चाहिए एग्जाम के दृष्टिकोण से, माही नदी को भी एग्जाम के दृष्टिकोण से याद रखने की आवश्यकता है। अब आता है एक और समान बेसिक जानकारी हम आपको भूगोल के दृष्टिकोण से देने जा रहे हैं कि जब सूर्य जो है, देखिएगा कि मकर संक्रांति के बाद जो अभी क्या है कि सूर्य उत्तरायण है, अभी सूर्य कहाँ पे है, उत्तरायण है। तो यह जब सूर्य उत्तरायण होंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा कि उत्तरी गोलार्ध में, अभी हमने कहा कि नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर, अगर सूर्य उत्तरायण है, विषुवत रेखा से उत्तर होने के पश्चात ही उत्तरी गोलार्ध में आपको दिखाई पड़ेगा कि दिनों की अवधि में वृद्धि होती है। दिन की अवधि में क्या होगा, तो पूछेगा कोई व्यक्ति आपसे कि सर एक चीज बताया जाए, आपसे कोई पूछ दे कि भाई आपको दिन की अवधि में क्यों वृद्धि हो रहा है, घर पर ऐसे चर्चा होते रहता है कि अब दिन क्या हो गया कि बड़ा होने वाला है, दिन क्या होगा कि बड़ा होने वाला है। तो इसका मतलब हुआ, यह बात जो आम लोग जो चर्चा कर रहे हैं वह उत्तरी गोलार्ध से रिलेटेड है। पहला कि सूर्य अब उत्तरी गोलार्ध में है, सूर्य कहाँ पे है, उत्तरी गोलार्ध में है, और उत्तरी गोलार्ध में होने के कारण आपको दिखाई पड़ेगा, या उत्तरायण होने के कारण, विषुवत रेखा से उत्तर होने के कारण ही कि विषुवत रेखा से उत्तर है, इस कारण से उत्तरी गोलार्ध में दिनों की अवधि में वृद्धि हो रहा है। एक चीज, अब 21 जून को सूर्य उत्तरायण के सर्वोत्तम बिंदु पर होते हैं, ठीक है।
इस प्रकार जून माह में कर्क रेखा से उत्तर की ओर जाने पर दिनों की अवधि में वृद्धि होती है। अतः कहा जा सकता है कि जून माह में कर्क रेखा के उत्तर में स्थित भारतीय राज्यों में दिनों की अवधि में वृद्धि। अब इसको बात समझ लीजिए। अब हमने कहा कि जस्ट कि सूर्य उत्तरी गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में सूर्य है, ठीक है भाई, चलिए बहुत अच्छा है। अब उत्तरी गोलार्ध में अब दिन बड़ा हो रहा है, इसका मतलब 21 जून को सबसे सूर्य क्या है कि उत्तरी गोलार्ध में उच्चतम बिंदु पर होंगे, तो दिन क्या हो गया, 21 जून को सबसे बड़ा हो गया। अब 21 जून को सबसे बड़ा है, तो आप देख पाएंगे कि इस माह में जून महीना, जो मई के बाद जो जून महीना आने वाला है, तो आप देख पाएंगे कि उत्तर जो भारत है, उत्तरी भारत में भी दिन क्या होता है कि बड़ा होते चला जाता है। दिनों की संख्या, दिनों की अवधि में क्या होता है कि वृद्धि हो जाता है। रात थोड़ा आपको छोटा दिखाई पड़ेगा और दिन आपका बड़ा हो जाएगा। दिन में भी आप नींद ले सकते हैं। रात में पता चला कि नींद पूरा नहीं हुआ तो दिन में नींद ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आया कि कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई के आधार पर राज्यों का क्रम। लंबाई के आधार पर और पूछ रहा है, तो पहले मध्य प्रदेश को रखिएगा। पहले मध्य प्रदेश को 1 नंबर पर, दूसरा गुजरात को रखना है, फिर पश्चिम बंगाल को रखना है, फिर झारखंड को, छत्तीसगढ़ को, मिजोरम और राजस्थान, लास्ट में त्रिपुरा को रखना है। अगर सर्वाधिक लंबाई की किस लंबाई स्टेट बाय स्टेट बड़ा होते गया है, तो पहले आपको दिखाई पड़ेगा कि लंबाई में मध्य प्रदेश को रख दीजिएगा, फिर गुजरात को, और लास्ट में त्रिपुरा को रखना चाहिए। अब कहा कि कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट स्थित राज्यों की राजधानी। अभी जस्ट हम लोग चर्चा किए हैं कि कर्क रेखा के पास, तो कर्क रेखा पर तो 2 है, एक तो गांधीनगर गुजरात का और दूसरा रांची। दूसरा क्या है, रांची है, रांची और गांधीनगर। भोपाल हमने कहा कि दक्षिण में है, एक भोपाल को भी याद रखिएगा, और एक आइजोल को याद, मिजोरम की राजधानी आइजोल को याद रखना है। मतलब चार राजधानियां आप दिखाई पड़ा कि आपको 2 तो एग्जैक्ट लाइन पर है, एक साउथ में एक और साउथ में है। बात समझ आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक की बात आप समझ गए होंगे, यह भी आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी उपयोगी हो जाता है। अब यह जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यहां से बनता है। इसको याद रखना चाहिए आप सबको, क्योंकि एक एक नंबर आपके एग्जाम के लिए काफी उपयोगी हो जाता है। अगर छोटा सा अगर आप लापरवाही करते हैं या करती हैं, तो क्या होता है कि उसकी खामियाजा आपको भुगतना पड़ता है और आप एक नंबर से आगे पीछे हो जाते हैं, और फिर आपको अफसोस रहता है कि इस बार का प्री हमारा खराब चला गया, और फिर अगले साल की प्रिपरेशन में हम लोग लगते हैं, तो ऐसे क्या होता है कि आपका लंबा होते चला जाता है। तो ध्यान रखना है कि छोटे छोटे चीजों को हम लोग क्या करेंगे कि आपस में याद करते चलेंगे, समझते चलेंगे, तो क्या होगा कि वह बूंद बूंद जो है घड़ा भरते जाएगा, और एक दिन आप सब भूगोल में अच्छी स्थिति में होंगे। यहाँ पे आपको ध्यान रखने की जरूरत है। तो आया कि प्रमुख भारतीय नगरों की अक्षांशीय स्थिति। प्रमुख जो हमारा नगर है वह किस अक्षांश पर है, अक्षांश पहले देखते हैं। तो अब देखते हैं, एक है आप पहला जो हमारा है कि ध्यान रखना है, पहला एकदम सीक्वेंस में ध्यान रखिएगा, तो दिखाई पड़ेगा कि अगरतला। यह आपको, यह जो हमारा नगर है 23 डिग्री 50 सेकेंड उत्तरी अक्षांश पे स्थित है, एक। दूसरा जबलपुर आप देखेंगे, दूसरा जो हमारा नगर है जबलपुर, यह 23 डिग्री 11 सेकेंड उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, दूसरा। तीसरा, यह यूपीएससी एक बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप जाके क्वेश्चन को आप देख सकते हैं। तीसरा जो आपको हमारा प्रमुख नगर है किस अक्षांश पर, तो कोलकाता को देखेंगे, तो 23 डिग्री 30 सेकेंड का जो अक्षांशीय विस्तार है उस पे कोलकाता आपको दिखाई पड़ेगा। फिर आप देखेंगे अहमदाबाद, गुजरात का ही एक सिटी है, आपका नगर है, 23 डिग्री 02 सेकेंड उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। ठीक इसी तरीके से पांचवा हमारा भोपाल है, जो 23 डिग्री 25 सेकेंड उत्तरी अक्षांश पे स्थित है। जोधपुर एक शहर है हमारा, जोधपुर, वह 36 डिग्री से लेकर 36 और 27 डिग्री 37 सेकेंड के बीच में है, यह भी ध्यान रखिएगा।
गुजरात का एक और शहर है गांधीनगर, राजधानी जो गांधीनगर है, वह उत्तरी अक्षांश 30 डिग्री 19 सेकेंड पे उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। आगे हम देखते हैं उज्जैन। उज्जैन को देखिएगा तो 23 डिग्री 9 सेकेंड उत्तरी अक्षांश पे है आपको। फिर नागपुर है मुंबई का, महाराष्ट्र का, यह 21 डिग्री आप देख लेंगे, 21 डिग्री 9 सेकेंड। तो वाराणसी का जब बात करेंगे तो यह आपको 23 डिग्री 18 सेकेंड। और दिल्ली जो है, दिल्ली को जरा देखा जाए जहां पे अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो दिल्ली 28 डिग्री 25 सेकेंड से 28 डिग्री आपको 53 सेकेंड पे। तो यह जो हमारा टोटल 11 सिटी है, जिन्हें आप क्या करिए कि ध्यान रखिए। यहाँ पे आपको ध्यान तो रखना पड़ेगा, कारण क्या है कि एग्जाम हमें पास करना है, तो चीजें तो बेहतर तरीके से करना ही चाहिए। एक बार आप देख लिया जाए, अगर आपको देखना चाहते हैं, अक्षांश कह रहा है, अक्षांश अभी देखिए, अब 23.5 डिग्री कर्क रेखा जो हमने कहा था, कर्क रेखा, तो ये अक्षांश में कौन कौन से, अगर कौन कौन से, क्योंकि हम लोग यहां से अब आप आगे बढ़ते हैं, तो अगर द्वीपीय देश को लेकर और देखेंगे, द्वीप को लेके चलते हैं, आपको ये लाइन आपको दिखाई पड़ेगा, या फिर 8 डिग्री वाला लाइन दिखाई पड़ेगा, ये लाइन 2 दिखाई पड़ेगा। तो 6:45 से हम लोग देखते थे, तो ये जो हम लोग अभी चर्चा जस्ट किए हैं अक्षांशीय विस्तार, तो इसी में आपको अभी जस्ट हम लोग चर्चा कर रहे थे कि कौन सा सिटी, जैसे मान लिया जाए कि एक सिटी आपका कोलकाता है, कोलकाता है, तो कोलकाता का उत्तरी अक्षांशीय विस्तार अगर देखा जाए तो कोलकाता आप देखेंगे 23-30 आपको ध्यान रखना है। तो आप चले जाइए कोलकाता, पश्चिम बंगाल, ये वाला जो आपका एरिया है 23-30, यहाँ कोलकाता जो ये जो सिटी आया आपका कोलकाता, यह कितना पे है भाई, 23 डिग्री 30 सेकेंड। ये वाला एरिया आपसे कई बार आपसे पूछा जाता है कि अक्षांश, वह कोलकाता जो महानगर है आपका, वह किस अक्षांश पर स्थित है। तो कोलकाता को देखेंगे तो 23 डिग्री आपको 30 सेकेंड जो अक्षांशीय उत्तरी अक्षांशीय लाइन है, वहीं पे कोलकाता स्थित है। इसी तरीके से सपोज दैट अगर आप देखना चाहते हैं कि आपको भोपाल देखना चाह रहे हैं, तो भोपाल 23 डिग्री 25, यहाँ पे भोपाल आपको दिखाई पड़ेगा 23 डिग्री 25 उत्तरी भोपाल, यह भोपाल है आपका। तो यह जो भोपाल है 23 डिग्री, ये वाला जो लाइन हुआ, यह जो लाइन गया है, यह लाइन आपके लिए क्या हो जाता है कि उपयोगी हो जाता है। तो इसलिए एक बार सिटी बाय सिटी आपको ध्यान रखने की जरूरत है। तो यह टोटल 11 जो हमारा सिटी है, इस पर प्रमुख नगरों की अक्षांशीय स्थिति हम लोगों ने अभी देखने का काम किया, और वह आपके लिए उपयोगी हो जाता है। यह भी ध्यान रखिएगा। अब कहा कि विषुवत रेखा के उत्तर एवं दक्षिण में पृथ्वी के केंद्र से 23.5 डिग्री की कोणीय दूरी क्रमशः कर्क रेखा अथवा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश मकर रेखा, अथवा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश कर्क रेखा मकर रेखा के मध्य उष्ण कटिबंधीय ट्रॉपिकल जोन। अब आया कि ट्रॉपिकल जोन, अब आपको दिखाई पड़ेगा कि आपसे पूछ दिया जाए उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, तो आपको बताना है कि सर उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के बारे में हमें यह जानकारी है कि जो 0 डिग्री है, 0 डिग्री आपको विषुवत रेखा या विषुवत वृत्त, उत्तर एवं दक्षिण, उत्तर चले जाएंगे तो 23.5 डिग्री के कोणीय दूरी पर कर्क रेखा दिखाई पड़ेगा। क्या है, 23.5 डिग्री के दूरी पर कर्क रेखा दिखाई पड़ेगा। दक्षिण चल जाएंगे तो मकर रेखा दिखाई पड़ेगा। ठीक है, दक्षिणी अक्षांश कहलाएंगे, उत्तरी अक्षांश या दक्षिणी मकर रेखा। अब कहा कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच, कर्क रेखा 0 डिग्री से उत्तर या 0 डिग्री से दक्षिण, कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य आप देख पाएंगे उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, ट्रॉपिकल जोन आपको दिखाई पड़ेगा, ट्रॉपिकल
जोन, यह जोन ही बताता है कि किस जलवायु में कौन सा देश पड़ रहा है, ट्रॉपिकल जोन। यहां तक के बात आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहां पे हमने कहा कि उत्तरी अक्षांश, देखिए यहाँ पे ये हमारा उत्तरी विस्तार है। आपको यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा होगा इंदिरा कौल, और हमारा विस्तार यहाँ पे है उत्तर में 37 डिग्री 6 तक, 37 डिग्री 6 तक आपको दिखाई पड़ रहा है। ये आपको देशांतरीय लाइन आपका इस मानचित्र को आप देखिए, पूर्वी देशांतर में हमने कहा कि पूर्वी, और पूर्वी देशांतर में हमारा जो डाटा है वह 68 डिग्री 7 इंच से लेकर आपको 97 25। तो आपको यहाँ दिखाई पड़ेगा गुहार मोती, यहाँ पे पश्चिम में आपको दिखाई पड़ेगा, यहाँ पे लास्ट, और यहाँ पे किबीथू, जहाँ पे अभी जस्ट किबुथी में अभी आपको गृह मंत्री पहुंचे हुए थे, तो यह ध्यान रखिएगा। साथ ही आप देख पाएंगे कि यहाँ पे आप देखेंगे नॉर्थ में इंदिरा कॉल का हमने चर्चा किया है, तो साउथ में आप देखेंगे दो चीज आपको दिखाई पड़ेगा, एक तो इंदिरा पॉइंट दिखाई पड़ रहा है, और दूसरा उत्तरी अक्षांश में कन्याकुमारी। ये आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। ये डाटा आप देख लीजिए एक बार, मानचित्र को देखेंगे, और पीछे भी हमने मानचित्र पर आपको बताया था कि कौन कौन से राज्य हैं और कहाँ कहाँ। अब फिर हमने कहा कि जो आपका कर्क रेखा है, तो कर्क रेखा आप देखिए, एक आपको ध्यान रखना है गांधीनगर, एक यहाँ पे गुजरात से, गुजरात के जस्ट आप देख रहे हैं कि यह आपको कर्क रेखा गुजरात के बाद अगर आप देखेंगे तो रांची आपका इसी पर पड़ जाएगा, रांची। और हमने जस्ट कहा था कि भोपाल क्या है, आपको जो मध्य प्रदेश की राजधानी है उससे नीचे है। अब पश्चिम बंगाल आप बढ़ते जाएंगे तो बांग्लादेश होते हुए आप देखेंगे कि त्रिपुरा और मिजोरम से टोटल 8 राज्यों से जाने का काम करता है। यह मानचित्र थोड़ा सा जानना आपके लिए उपयोगी था। अब यहां देखिए भारत और पूर्वी भाग बांग्लादेश और नेपाल के बीच केवल 24 किलोमीटर चौड़ी भाग है, सिल्लीगुड़ी गलियारा, सिल्लीगुड़ी कॉरिडोर। यह 2 भाग से जुड़ा हुआ है, जिसमें होकर पूर्वोत्तर के 8 राज्य जुड़े हुए हैं। आपको पता ही होगा, सिक्किम, असम, अरुणाचल, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा इत्यादि वाले रेल मार्ग सड़क से जुड़े हुए हैं। सिल्लीगुड़ी गलियारा को चिकन स्नेक का नाम दिया जाता है। देखिए अब आप देखेंगे यह न्यूज में बना हुआ है, चिकन स्नेक सिल्लीगुड़ी कॉरिडोर। क्यों? कारण क्या है कि यह अगर यहाँ तक अगर चाइना पहुंच जाता है तो आपको दिखाई पड़ेगा कि जो 7 सिस्टर स्टेट है वो भारत से कट जाएगा। इसलिए भारत सरकार को अभी जस्ट हाल ही में देखेंगे न्यूज में आपको मिला होगा कि बांग्लादेश ने कहा है कि आप हमारे बंदरगाह का यूज कीजिए, बंदरगाह का यूज करने का आदेश दिया है। तो यहाँ तक की चीज हम लोग तो आपसे पूछेगा कि चिकन नेक क्या है और सिल्लीगुड़ी कॉरिडोर क्या है, तो आपको बताना है कि सर यह जो है एक संकरी गली है। आपको नेपाल से जैसे आप भूटान वाला एरिया में आप जाएंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा बंगाल वाला एरिया में, नेपाल और बंगाल के बीच में, बांग्लादेश और नेपाल के बीच में केवल 24 किलोमीटर स्थलीय भाग है, जिसे सिल्लीगुड़ी कॉरिडोर कहते हैं। और यह पूर्वोत्तर राज्य को जोड़ने का मेन आधार है, इसलिए इसे सिल्लीगुड़ी गलियारा को ही चिकन
नेक्स के नाम से भी जाना जाता है, चिकन नेक के नाम से, गर्दन मतलब आपको चिकन नेक गर्दन की तरह ये है, अगर ये कट गया तो आपके लिए। आप पूछे एक ये आपका है अंतरीप, पूछेगा कि अंतरीप किसे कहते हैं, तो कह रहा है कि स्थल का वह संकरा भूभाग जो समुद्र की ओर निकला हो तथा तीन ओर जल से घिरा हो उसे अंतरीप कहते हैं। अंतरीप तीन ओर जल से जो घिरा हुआ उसे हम लोग क्या कहते हैं, अंतरीप कहते हैं। तो कन्याकुमारी दिखाई पड़ेगा कि कन्याकुमारी तमिलनाडु में तीन अर्धचंद्राकार समुद्र तट, पश्चिम में अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी आपस में मिलती है। तो कन्याकुमारी आशा अंतरीप का नाम सुने होंगे आप, यहाँ पे देखेंगे कन्याकुमारी तो पूछ देगा कि अंतरीप क्या है, तो बताना है कि वैसा क्षेत्र जो तीन तरफ से जलीय क्षेत्र से घिरा हुआ। यहाँ तक। अब आया कि अक्षांशीय प्रभाव क्या होगा भाई भारत पर, देखते हैं। अक्षांशीय प्रभाव आपको ध्यान रखना है। अब हमने कहा कि भारत को कर्क रेखा जो है लगभग दो बराबर तापीय कटिबंधों, दक्षिणी दक्षिणी भाग उष्णकटिबंधीय और उत्तरी भाग उपोष्ण या शीतोष्ण कटिबंधीय के रूप में विभाजित करता है। इसलिए भारत की जलवायु समशीतोष्ण प्रकार की है। हमने अभी जस्ट कटिबंध पढ़ा है, अभी जस्ट हमने कहा कि विषुवत वृत्त से ऊपर आप जब आगे बढ़ेंगे तो मकर रेखा और नीचे चलेंगे साउथ में तो साउथ में मकर रेखा और नॉर्थ में कर्क रेखा के बीच में आपको कटिबंध उष्ण कटिबंधीय पेटी दिखाई पड़ेगा। तो क्या आपके मन में आया कि सर भारत की क्या स्थिति है, तो आप भारत को देखेंगे जो त्रिभुजाकार स्थिति है उसमें आपको दिखाई पड़ेगा कि भारत को कर्क रेखा दो बराबर भागों में बांटने का काम करती है। पहली बात, भारत को दो बराबर भागों में बांटने का काम करती है, या दो बराबर तापीय कटिबंध हो। तापीय कटिबंधीय मतलब टेम्परेचर के आधार पर आपको दिखाई पड़ेगा कि उसका जलवायु दशाएं निर्धारित होते चला जाता है, और हाई प्रेशर लो प्रेशर का बेल्ट बनता है, यही निर्धारित करेगा कि हवाएं किस प्रकार की होगी, यहाँ की मानसून किस प्रकार का होगा, कटिबंध ही निर्धारित करने का काम करता है। तो यहाँ पे आपको दक्षिण भाग जो है उष्ण कटिबंधीय भाग होगा। दक्षिण भाग हमारा कैसा होगा, भारत का उष्ण कटिबंधीय, और उत्तरी भाग में दिखाई पड़ेगा कि उपोष्ण या शीतोष्ण कटिबंध के रूप में विभाजित है। उपोष्ण तो हमारा दो हिस्सा में बट गया भारत कर्क रेखा के कारण ही, उष्ण कटिबंध या उपोष्ण कटिबंध या शीतोष्ण कटिबंध, ठीक है। इसलिए भारत की जलवायु समशीतोष्ण दोनों प्रकार की जलवायु आपको दिखाई पड़ेगा, उष्ण कटिबंधीय जलवायु और आपको उपोष्ण या शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु। तो इसीलिए दोनों को मिलाकर समशीतोष्ण प्रकार की जलवायु हम लोग भारत में देखते हैं। अब कहा है कि भारत का विस्तार उष्ण एवं उपोष्ण दोनों कटिबंध में होने के कारण ही यहाँ की भू आकृति, जलवायु, मिट्टी के प्रकार, वनस्पति में अत्यधिक विविधता दिखाई पड़ता है। ऑलवेज ये बात आप समझ रहे हैं कि नॉर्थ इंडिया आपको उपोष्ण कटिबंध या शीतोष्ण कटिबंध दोनों दिखाई पड़ेगा, लेकिन साउथ में उष्ण कटिबंधीय चीज आपको दिखाई पड़ेंगे। इसलिए भारत में विविधताएं क्या होता है, विविधताओं को निर्धारित करने में भौगोलिक दशाएं भी काम कर, ये आपको दिखाई पड़ा। अब आया कि दक्षिण से उत्तर की ओर अधिक अक्षांशीय विस्तार का प्रभाव दिन और रात की अवधि पर भी पड़ता है। आपको दिखाई पड़ेंगे कि अक्षांशीय विस्तार का प्रभाव क्या है कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत में दिन और रात की अवधि असर आपको प्रभाव दिखाई पड़ेगा। जैसे विषुवत रेखा से काफी दूर है पर स्थित है आपका उत्तरी भाग, यानी कि जम्मू कश्मीर या लद्दाख। तो जब जम्मू कश्मीर अब विषुवत रेखा, तो विषुवत रेखा को देखेंगे, विषुवत रेखा आपको 0 डिग्री है, 0 डिग्री से आपको 37 ऊपर चलना है, 0 डिग्री से बढ़ जाइए नॉर्थ 37,
तो 37 तक आप जा रहे हैं तो लद्दाख में क्या होगा कि सूरज की किरणें तिरछी पड़ेगी, तिरछी हो जाती है। अब यहाँ पे जब सूरज की किरणें तिरछी होगी तो सूरज का प्रकाश क्या होगा भाई, सीधा सा बात है कि सूरज का प्रकाश वहां कम मिलेगा, कम मिलेगा, जिसके कारण आप देखेंगे कि लेह लद्दाख में सबसे बड़े एवं छोटे दिन की अवधि में 5 घंटों का अंतर आएगा। अब लेह लद्दाख में आप देखेंगे कि छोटे सबसे बड़े दिन और छोटे दिन के बीच, छोटे दिनों के बीच में कितने घंटों का अंतर आएगा, तो 5 घंटों का अंतर आपको दिखाई पड़ेगा। कितने घंटों का, 5 घंटों। अब बात आया कि अक्षांश का अगर विस्तार प्रभाव अगर हम लोग देख रहे थे, अक्षांशीय प्रभाव, तो एक तो दिन के ऊपर प्रभाव पड़ा, दूसरा आपको दिखाई पड़ा विविधता पर प्रभाव पड़ रहा है, तीसरा दिखाई पड़ रहा है कि दक्षिणी भाग केरल तमिलनाडु विषुवत रेखा से काफी निकट है। ऑलवेज सही आपको कह रहे हैं, 0 डिग्री से जस्ट आप देखेंगे तो 8 के आसपास में आपको सब दिखाई पड़ेगा। तो इसके परिणाम स्वरूप सूर्य के किरणें लंबवत सीधा पड़ता है और इस कारण से सूर्यातप अधिक मिलता है, जिसके कारण केरल में सबसे बड़े एवं छोटे दिन की अवधि में मात्र 45 मिनट का अंतर, 45, लद्दाख में देखेंगे तो 5 घंटों का अंतर है छोटा दिन और बड़ा दिन में। लेकिन आप साउथ इंडिया में जाएंगे तो केरल और तमिलनाडु को देखें, कारण क्या है, ये दोनों जो राज्य है वो आपको विषुवत वृत्त के बहुत पास ही हैं। इस कारण से सूर्य की प्रकाश किरणें अधिक मिलेगा और सूर्याताप होगा, जिस कारण से दोनों स्टेट या क्षेत्र में दिन और रात की अवधि में मात्र 45 मिनट का अंतर आप देख सकते, यह आपको बताया जाए। अब कहा है कि सूर्य का उत्तरायण यानी कि विषुवत रेखा से जब उत्तर होगा तो उत्तरी गोलार्ध में हमने पीछे भी बताया है कि दिन की अवधि में वृद्धि होती है। 21 जून को सूर्य के उत्तरायण में सर्वोच्चतम बिंदु पर होगा, इसलिए कर्क रेखा से उत्तर में क्या होता है, दिन की अवधि में वृद्धि हो जाता है। अभी जस्ट हमने कहा कि देखिए जब विषुवत रेखा से सूर्य क्या होता है, जून में उत्तरायण होता है और 21 जून को पीक पर होगा। वह क्या होगा कि लंबवत सूर्य का प्रकाश लंबवत 21 जून को दिखाई पड़ेगा, विषुवत वृत्त पर चमकने का काम करता है। इस कारण से आपको उत्तरी गोलार्ध में दिन में क्या होता है, दिन बड़ा होता है। बात समझ आ रहा होगा, कर्क रेखा से उत्तर क्या होगा, दिन बड़ा होगा। यह आपको हमने कहा अक्षांशीय, कि आपका अक्षांशों का प्रभाव, तो अक्षांशीय प्रभाव में आपने कहा कि कर्क रेखा हमारे भारत को दो भागों में बांटने का काम करता है। क्या क्या सर, तो उष्ण कटिबंधीय और शीतोष्ण कटिबंधीय। अब यह जब दोनों को जब मिल जाएंगे तो समशीतोष्ण प्रकार की जलवायु होगा एक, दूसरा और इस दोनों प्रकार की उष्ण और शीतोष्ण कटिबंधीय या समशीतोष्ण प्रकार के जलवायु ही क्या करता है कि यह यहाँ के विविधता को प्रभावित करने का काम करता है। तो देशांतरीय विस्तार, दूसरा इसमें समय अंतराल में अंतर आएगा, बड़े दिन और छोटे दिन में अंतर आएगा। तो हमने कहा कि भाई आपको जो जीरो विषुवत रेखा है 0 डिग्री से अगर उत्तर आप चले जाते हैं लेह लद्दाख में, तो वहां आप देखेंगे कि सूर्य का प्रकाश सीधा नहीं मिलेगा और नहीं मिलने से क्या होगा, लंबवत पड़ेगा, मतलब वहां सीधा प्रकाश नहीं मिलने के कारण क्या होगा कि उसमें दिन और रात के समय में अंतर आते जाएंगे और बड़े दिन और छोटे दिन में 5 घंटे का अंतर दिखाई। फिर हमने कहा कि प्रभाव में देशांतरीय प्रभाव में अभी जस्ट आपने सीखा कि सर तमिलनाडु और केरल विषुवत वृत्त के पास होता है, इसलिए वहां पे है सूर्य का प्रकाश लगातार मिलेगा और सूर्याताप होगा, जिसके कारण से आपको क्या होगा, क्या दिखाई पड़ेगा कि वहां पे दिन और रात जो बड़ा छोटा में जो डिस्टेंस होता है मात्र 45 मिनट का, 45 मिनट का डिस्टेंस आप देख पाएंगे। यह भी आपको जानना चाहिए। फिर हमने कहा कि एक देशांतरीय विस्तार के कारण ही आपको दिखाई पड़ा कि अक्षांशीय विस्तार के कारण ही आपको दिखाई पड़ा कि सूर्य जब आपको दिखाई पड़ेगा कि उत्तरायण हो जाता है तो जून में अपना 21 जून ऐसा होता है कि लंबवत सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ेगा और वह क्या होगा कि उस दिन सबसे बड़ा दिन के रूप में आप देख पाएंगे। तो उत्तर में जैसे आप जाएंगे उत्तरी गोलार्ध में, तो दिन में आपको दिनों की जो टाइम है वह बड़ा होते हुए दिखाई पड़े। ये आपको अक्षांशीय प्रभाव था। अब आया देशांतरीय प्रभाव, तो हम लोग अभी जस्ट गए थे कि हम लोग पूर्वी देशांतर के हिस्से में हैं। तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत का मानक देशांतर हमने टाइम के लिए बताया था
और यह 5 राज्य, पीछे भी बताया था कि 5 राज्यों से होकर गुजरती है। लगभग मध्य भाग एवं उत्तर से दक्षिण दिशा में क्रमतः 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर होता है। हमने कहा कि मानक जो देशांतर रेखा है आपका 82.5 डिग्री, जो मानक, यहां से भी प्रश्न पूछे गए हैं। यह भी प्रश्न कि मानक देशांतर रेखा कितना डिग्री पे से होकर गुजरा है, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, जो हमारा मानक टाइम जोन को बढ़ाने का काम करता है। और यह 5 राज्यों से 5 राज्यों से होकर गुजरता है, यह भी ध्यान रखिएगा। अब 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा की सर्वाधिक लंबाई के आधार पर देखेंगे तो पहले छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और मध्य प्रदेश होगा, ध्यान रखिएगा। अब भारत में पूर्वी सीमांत बिंदु किवीथू अरुणाचल प्रदेश में और पश्चिमी सीमांत बिंदु गुहार मोती गुजरात की तुलना में 2 घंटे पूर्व सूर्योदय होता है। अब हमने जस्ट पीछे कहा था कि सूर्योदय और सूर्यास्त, सूर्योदय में आप देखेंगे कि हमने कहा कि अरुणाचल में देशांतर लाइन पे दूरी होने के कारण ही आपको दिखाई पड़ेगा कि आपको 2 घंटा पहले अगर सूर्योदय आप अरुणाचल प्रदेश में दिखाई पड़ेगा तो 2 घंटा बाद आपको गुजरात में दिखाई पड़ेगा। तो यह पूछा गया था कि गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच में समय का जो डिस्टेंस और अंतर आता है वह कितने घंटे का आता है, तो आपका जवाब आना चाहिए कि सर 2 घंटे का। कितने घंटों का आएगा? 2 घंटे का आएगा। इस कारण, इसका मुख्य कारण है इन दोनों स्थानों के बीच लगभग 30 डिग्री का देशांतरीय विस्तार का होना। ठीक है, भारत में सर्वप्रथम सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश में होता है। अब आया कि इसमें 2 घंटे का डिस्टेंस होने का मूल कारण क्या है, आपसे पूछा जाएगा कि सर अरुणाचल में 2 घंटा पहले और गुजरात के गुहार मोती में आपको 2 घंटा बाद सूर्य दिखाई पड़ रहा है, तो इसके पीछे कारण क्या है कि दोनों स्थान के बीच 30 डिग्री, कितना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, 30 डिग्री का देशांतरीय विस्तार के कारण ही आपको 2 घंटा लेट सूर्य दिखाई पड़ रहा है। अब कहा है कि भारत को 2 समय मेखलाओं में बांटा जा सकता है, परंतु इस समस्या का समाधान संपूर्ण भारत के लिए एक ही समय मेखला के रूप में अब हमारे पास एक ही यम उत्तर है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को परमाणिक माध्य रेखा के रूप में निर्धारित हेतु मानक यम उत्तर माना गया है, जिसका निर्धारण मिर्जापुर, नैनी, उत्तर प्रदेश से किया गया है। पूर्व में इस यामोत्तर का निर्धारण नैनी, प्रयागराज के समीप से किया जाता था। भारतीय मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के कारण ही भारत के सभी स्थानों की घड़ियां एक समय दर्शाता है। अब आया कि आपसे पूछ दिया जाए कि मानक यामोत्तर कहां से माना गया है, तो बताना है कि यह जो हमारा टाइम है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, और ये खींचा कहां से गया निर्धारित यहाँ से किया गया है, तब मिर्जापुर से। कहा? मिर्जापुर। और इसका निर्धारण पहले क्या होता था कि नैनी, प्रयागराज से किया जाता था, अभी क्या है, मिर्जापुर से। और यह भारतीय मानक इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, और इसी कारण से सभी घड़ियां का समय समान दिखाई पड़ता है। तो यहां से भी प्रश्न आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए आपको याद रखना चाहिए। अब हमको एक और डाटा दिखाई पड़ रहा है कि पृथ्वी 14 घंटे मतलब 1440 मिनट में 360 डिग्री की दूरी तय करती है। इसलिए 1 डिग्री देशांतर दूरी तय करने में, अगर पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर आप समझ रहे होंगे, ये वाला लाइन, 1 डिग्री देशांतर दूरी तय करने में 4 मिनट का समय लगता है। यह भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, क्योंकि पृथ्वी का 360 डिग्री घूमना है। अब 360 डिग्री इनको घूमना है 24 घंटा के अंदर में, तो अब 360 डिग्री तो 1 डिग्री, तो 1 डिग्री और घूमता है पृथ्वी, तो आपको 4 मिनट मतलब 1440 भागे 360 अगर करते हैं तो क्या होगा कि 4 मिनट का समय लगेगा। अर्थात 15 डिग्री 15 चौका 60, यानी कि 15 डिग्री देशांतर दूरी करने में 1 घंटे का अंतर आएगा।
15 डिग्री देशांतर, तो 15 दूना 30, तो 30 डिग्री हमारे पास है अरुणाचल और गुजरात में, तो कितना घंटा का दूरी हो गया, 2 घंटे का अंतर आ गया। बात समझ आ रहा होगा कि पृथ्वी बताया जा रहा है कि 360 डिग्री का रोटेशन है इसका 24 घंटे में, तो 24 घंटा में तो 360 को अगर आप देखेंगे 24 घंटे को और मिनट में, घंटा को मिनट में डिवाइड करते हैं तो आपको 1440 मिनट, और डिग्री से क्या किया हम लोगों ने, उसको किया विभाजित करने का काम किया, तो दिखाई पड़ा कि 1 डिग्री देशांतर दूरी तय करने में हमें 4 मिनट का पृथ्वी को समय लगा, 4 मिनट का। अगर ये 15 तो 4 से गुना कर देंगे, तो 15 डिग्री को मिनट से गुना करने के बाद आपको दिखाई पड़ा 60 मिनट, तो यानी कि 1 घंटा। 15 डिग्री अगर ये घूम लेती है पृथ्वी तो 1 घंटा हो जाता है। अगर अरुणाचल में कितना था भाई, 30 डिग्री का अंतर था, तो 30 डिग्री देशांतरीय दूरी है, इसलिए दोनों के समय के बीच की दूरी 30 गुने 4, यानी कि 1 डिग्री पर जो रहा है तो 30 डिग्री, तो 30 गुने 4, समय से डिग्री को गुना किए तो 120 मिनट का अंतर, यानी 2 घंटे का अंतर आपको दिखाई पड़ेगा। अब आया कि देशांतरीय स्थिति, प्रमुख नगरों का देशांतरीय स्थिति क्या है। देशांतरीय स्थिति क्या है, यहां भी ध्यान रखने की जरूरत है। अक्षांशीय स्थिति जब हम लोग देखे हैं तो देशांतरीय स्थिति भी देखना चाहिए कि जबलपुर पूर्वी देशांतर आपको दिखाना है, तो पूर्वी देशांतर ये वाला लाइन आपको दिखाना चाहिए कि टोटल 15 ऐसे सिटी का देशांतरीय लाइन यहाँ दिखाया गया है। तो देखेंगे कि जबलपुर जो आपका नगर है वह 79 डिग्री 21 सेकेंड से लेकर 80 डिग्री 58 सेकेंड के बीच में है, यह आपको दिखाई पड़ा। उसी तरीके से इंदौर आपको दिखाई पड़ रहा है, भोपाल दिखाई पड़ेगा, औरंगाबाद, वडोदरा, पुणे, बंगलुरु, चेन्नई, रीवा, सागर, उज्जैन, होशंगाबाद, हैदराबाद, नागपुर, लखनऊ। यह आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आईएएस के लिए। आईएएस के दृष्टिकोण से इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा देशांतर लाइन पे कौन सा शहर है और किसमें वेरिएशन है, तो इस क्वेश्चन को आपको देख लेना चाहिए थोड़ा सा। अब आया कि स्टैंडर्ड टाइम। स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है, तो आपको दिखाई पड़ा कि किसी देश के किसी एक मध्यवर्ती देशांतर के स्थानीय समय को उस समय का मध्यवर्ती देशांतर के स्थानीय समय को संपूर्ण देश के समय मान लिया जाता है, जिसे मानक समय कहते हैं। विश्व के सभी देशों ने क्या किया कि आपसी समझ से क्या हुआ कि मानक देशांतर को 60 डिग्री 30 सेकेंड देशांतर के गुणांक पर चुना है। 60 डिग्री 30 डिग्री देशांतर दूरी पर स्थित स्थानों के बीच की दूरी आपको दिखाई पड़ेगा कि आधे घंटे यानी 30 मिनट का समय अंतराल आएगा। 60 डिग्री 7 डिग्री 30 सेकेंड में अगर आपको 2 देशांतर के गुणा को अगर आप देखेंगे तो आधे घंटे का आपको 30 मिनट का अंतर दिखाई पड़ेगा। यही कारण है कि भारत से लगभग मध्य से गुजरने वाले 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत का मानक देशांतर माना गया। बात समझ आ रहा होगा। अब आया कि ग्रीनविच, अभी जस्ट पढ़े हैं, लंदन इंग्लैंड से पूर्व दिशा की ओर जाने पर समय में वृद्धि होगा, जबकि पश्चिम दिशा में की ओर जाने पर समय में कमी होगा। अब आप मान लीजिए कि ग्रीनविच टाइम पे खड़े हैं, अब पूर्वी देशांतर या पश्चिमी देशांतर की तरफ बढ़ना चाहते हैं, तो लंदन से पूरब दिशा की ओर जाएंगे तो क्या होगा कि समय में वृद्धि हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मान लीजिए कि उससे पूर्वी लंदन से आप पूरब बढ़ रहे हैं, आप जर्मनी की तरफ जाएंगे, जर्मनी की तरफ बढ़ जा रहे हैं तो समय में वृद्धि होगा। अगर आप वहां से मान लीजिए कि आपको अमेरिका की तरफ जाना है तो आपको दिखाई पड़ेगा पूर्वी देशांतर से आप पश्चिमी देशांतर की तरफ बढ़ेंगे तो पश्चिम दिशा की ओर जाने पर समय में कमी होगा।
तो भारत का मानक देशांतर ग्रीनविच जो है 0 डिग्री देशांतर से पूर्व दिशा में स्थित 82.5 डिग्री देशांतर पूर्वी देशांतर को माना गया है। इसलिए भारत का समय अब ग्रीनविच माध्य से 5 घंटा आगे होगा। आप कह रहा है कि वृद्धि होगा, तो माध्य जो है 5 घंटा 30 मिनट आपको आगे होगा। मान लिया जाए कि अगर आप लंदन में बैठे हैं, आप एक मैच देख रहे हैं, तो वहां अगर आपके घड़ी में 2 बजे शो कर रहा है, तो वह मैच अगर वहां 2 बजे शुरू हुआ, तो इससे 5 घंटा 30 मिनट आगे भारत में प्रकाशित वो उसके दिखाया जाएगा, यानी कि 7:30 में आप उस मैच को देख सकते। तो यह आपको याद रखना चाहिए। 5 घंटा 30 मेन ग्रीनविच टाइम से भारत का जो आगे जो घड़ी का समय जाएगा वह 5.5 घंटा यानी 5 घंटा 30 मिनट। यहाँ तक को आप देख लेंगे। फिर आया कुछ देशों ऐसे हैं जिनके अधिक पूर्व पश्चिम विस्तार के कारण एक से अधिक मानक देशांतर रेखाएं हैं। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में 6 और रूस में क्रमशः संयुक्त राज्य अमेरिका एवं रूस में क्रमशः 6 और 11, यानी कि आपको दिखाई पड़ेगा समय कटिबंध में, तो आपको सब रूस में आपको दिखाई पड़ेगा। उनका पूर्व विस्तार अधिक है, उनका पूर्व और पश्चिम विस्तार काफी होने के कारण आपको अलग अलग समय जोन बनाया गया है। तो आप सबसे अधिक समय जोन किसके पास है? आपके पास रसिया के पास है। तो आज यह चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। यह चैप्टर आपका दूसरा नंबर चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर, और उम्मीद करूंगा कि आप इसका फायदा उठाएंगे, और साथ ही इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। और इससे क्या होगा कि आपको ज्ञान तो मिलेगा ही, साथ साथ हम लोग का भी हौसला अफजाई होगा और मन से आदमी काम करने का कोशिश करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखने का काम करें।